नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वोट। द वोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। स्क्रीन के बाईं ओर तीनों चुनाव आयुक्त और दाईं ओर मोदी और अमित शाह की तस्वीरें लगी हुई थी। यह तस्वीर थी राहुल गांधी के आरोप दस्तावेज के सबसे पहले पन्ने यानी कि स्लाइड की। इस सिलसिले का आगाज बिहार वोटर लिस्ट एसआईआर के ऐलान के साथ हुआ। सड़क से सदन तक विरोध, आरोप प्रत्यारोप, सफाई और फिर पहला एसआईआर ड्राफ्ट जारी हुआ जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कट चुके थे। फिर अलग अलग दावे सामने आने लगे। विपक्षियों ने कहा ड्राफ्ट में भी गड़बड़ी है। बहस हुई, दलीलें दी गई। चुनाव आयोग ने कहा 1 महीने का समय है, सुधार कर लेंगे। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं से इतर राहुल लगातार दावा करते रहे कि गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, वोटों की चोरी हुई है। और फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार यानी कि आज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटका और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा दोनों ही राज्यों में वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमारा भरोसा और पुख्ता हुआ है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कर्नाटका में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ पर अलग अलग वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों की फोटो नहीं तो कई जगह फर्जी पते लिखे हुए हैं। इसके लिए राहुल ने कई आंकड़े दर्शाए, वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया, साक्ष्य पेश किए। पर अभी भी, जी हां, अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दोनों पक्षों को देना है। दोनों पक्षों से यह जवाब मिलना चाहिए। पहला, अगर राहुल के साक्ष्य ठीक हैं, सटीक हैं, सच्चे हैं तो राहुल इन साक्ष्यों को लेकर न्यायपालिका का रुख क्यों नहीं करते हैं? और दूसरा, अगर चुनाव आयोग अपनी जगह सही है तो वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में उपलब्ध कराने में उसे दिक्कत क्या है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज की पूरी तासीर बयां करती है और डिबेट का रुख भी। देखिए, तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि क्या कुछ रहा आज पूरे दिन। इसके अलावा कुछ बयानात भी हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे तफसील से अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ चुनाव चुराने का आरोप लगाया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखा करके कई सारे दावे राहुल गांधी ने किए। और इसके अलावा राहुल गांधी ने जब दावा किया तो उसमें महाराष्ट्र का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम हैं, कर्नाटका में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। यह जिक्र राहुल गांधी अपने बयान में करते नजर आए। राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। हरियाणा में भी हार का जिक्र उन्होंने किया है और कहा कि हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट ही जिम्मेदार है। ये गड़बड़ियां इसलिए हुई हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने जो 2 सवाल पूछे हैं, अगले जो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे वो इस बात को लेकर के कि 2 सवाल क्या हैं। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? हमने आयोग से बार बार डेटा मांगा लेकिन हमें डेटा नहीं दिया गया, राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरा सवाल, देश में फर्जी वोटिंग हो रही है, हमें इस चोरी को पकड़ने में लंबा समय लगा है। तीसरी बात, तीसरा ग्राफिक्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा वो 5 तरीके जो राहुल गांधी एक्सप्लेन कर रहे थे आज कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिनकी तादाद उन्होंने 11,965 बताई। फेक एड्रेसेस पर रहने वाले वोटर्स की तादाद 40,009 बताई है। एक पते पर कई वोटर्स बताए। अवैध फोटो का इस्तेमाल हुआ है। फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ है, उसका फर्जीवाड़ा हुआ, राहुल गांधी कहते नजर आए। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजा है, वो आते नहीं है। चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भेजा है लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई लेटर नहीं भेजा, ये चुनाव आयोग कह रहा है, जबकि आज राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि लेटर भेजा है। ये बहुत अजीब है कि वो बेतुके आरोप लगा रहे हैं और जब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारी जो है कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें धमकाने लग जाते हैं।
इलेक्शन कमीशन सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध भी करता है। चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ में ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार, राज्यसभा तक में सर काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, कवरेज ग्राउंड पर सर ने की हुई है। तो निष्पक्ष राय के लिए हम सर के पास चलेंगे। उसके अलावा सबसे पहले रुख राघवेंद्र जी का करते हैं। राघवेंद्र जी, आज तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। ये पूरा मैं कह रही हूँ सर, आज तकलीफ तो बहुत हुई होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से साक्ष्य के साथ में तमाम बातें साझा करी, तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। साझी देखिए, वास्तविकता ये है, राहुल गांधी आज की तारीख में मटके में ऊँट तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मटके में क्या तलाशने का प्रयास कर रहे हैं? दोहराइएगा। मतलब अंदर से कुछ निकल रहा है। राहुल गांधी तमाम आरोप लगा चुके हैं, विभिन्न विषयों पर लगा चुके हैं। चुनाव आयोग पे भी लगाते हैं, न्यायिक व्यवस्था में भी लगाते हैं, पत्रकारिता पे भी लगाते हैं, सेना पर भी लगाते हैं, सरकार पे भी लगाते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी कोई संस्था नहीं है देश की जिसके ऊपर राहुल गांधी आरोप नहीं लगा चुके हैं। लेकिन वो आरोप बिल्कुल धरातल पे कभी टिकते नहीं है। उन्होंने जो वक्त बोर्ड पर लगाया था, चर्चा हुई, ऐसे वो उसमें वॉकआउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे वॉकआउट कर दिया। वास्तविकता राहुल गांधी कांग्रेस की लोकप्रियता, विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई। वो इस प्रकार के वाहियात आरोप लगाते हैं कि जो बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतरते हैं। अगर कोई चुनाव आयोग से कोई आपको परेशानी है तो उसकी एक व्यवस्था होती है। भाई दुनिया जानती है, जब इसमें वोटर लिस्ट में कोई फेरबदल होता है, उसमें नाम काटे तो बढ़ाए जाते हैं, उसमें चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन पे एक कैंप लगाता है। कैंप लगाने के बाद बूथ में उनके कार्यकर्ता होते हैं, उसमें समाज को जानकारी होती है, राजनीतिक दलों को जानकारी होती है, उसके माध्यम से नाम काटे तो बढ़ाए जाते हैं। ये बात राहुल गांधी अच्छी तरीके से मतलब आप ये कह रहे हैं राघवेंद्र जी कि अगर कोई फर्जीवाड़ा मान लीजिए कि सामने आता है, फर्ज कीजिए कि सामने आता है, तो इसमें संलिप्तता सबकी है, ये आप कह रहे हैं? राजी खुशी हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार से नाम जोड़े तथा घटाए जाते हैं। अगर कोई समस्या है आपको, संवैधानिक कोई भी संस्था है, तो आप उसके बाद जा सकते हो, उसका एक सिस्टम है। चुनाव आयोग इनको बार बार बुला चुका है, आप आइए अपनी समस्या बताइए। चुनाव आयोग के सामने तो ये जाते नहीं है। और जब वो कहते हैं आप हलफनामा दीजिए इस विषय को लेकर के, हलफनामा देते नहीं है, किसी विषय को संवैधानिक स्तर पर चर्चा करते नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो न्यायालय गए, न्यायालय जाते नहीं है। जिन विषयों में जाते हैं वो इनकी भटकाल लगती है। वास्तविकता ये है, चुनाव जो ये अभी एक आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटिंग हुई है। फर्जी के 40 लाख का आंकड़ा इनके पास कहाँ पे आया? चुनाव आयोग से हवाई आरोप लगा रहे हैं। आंकड़ा कहाँ से आया? आज पूरी प्रेजेंटेशन दी है उन्होंने कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया उन्होंने। पूजा जी, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी है, वो सिर्फ हवाई आंकड़े बता रहे हैं। अरे चुनाव आयोग पे हलफनामा दीजिए, चुनाव आयोग से हलफनामा मांगने क्यों नहीं दे रहे? रविंद्र सिंह जी काउंटर है आपका। रविंद्र सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये सवाल प्राइम न्यूज़ भी पूछ रहा है, ये सवाल आपसे राघवेंद्र जी भी पूछ रहे हैं, ये सवाल आज शायद पूरी दुनिया आपसे पूछ रही है, पूरा देश कम से कम तो पूछ ही रहा है। अगर आपका पानी पीना हो गया हो सर तो मैं स्टार्ट करूं, क्वेश्चन पूछ लूं? सर पूरा देश जानना चाहता है कि अगर कांग्रेस के पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो कि राहुल गांधी दिखा रहे हैं सार्वजनिक मंच पर, तो क्यों नहीं वो न्यायपालिका का रास्ता अपनाते, क्यों नहीं वो जाते न्यायपालिका के रास्ते? ये सवाल आपका मुझसे है? बिल्कुल आपसे है सर। एक तो मेरा नाम आशीष सैनी है जी जी। दूसरा, आपने अभी जो भाजपा के प्रवक्ता है, जिस तरीके से इन्होंने गंभीर बात का कि नेता प्रतिपक्ष ने पूरी पत्रकार वार्ता डॉक्यूमेंट के साथ बात रखी, तो इन्होंने उसको सुनाई नहीं, इन्होंने उसको देखा नहीं और सीधा प्रतिक्रिया दे दी, वही घिसी पिटी प्रतिक्रिया कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता संबंध।
महाराष्ट्र और दिल्ली, हरियाणा और सब जगह के इलेक्शन का इन्होंने जो चुनाव आयोग ने जो हमें लिस्ट सौंपी, जो हमने उनसे ऑफिशियली मांगी थी, उस लिस्ट का परीक्षण करने के बाद, एक एक वोटर का नाम देखने के बाद, चेक करने के बाद ही वो डेटा हमने आज देश के सामने रखने का काम किया। चुनाव आयोग ने MG1 और MG2 मशीनों में EVM में घोटाले किए, लेकिन अब MG3 मशीन आई तो भी मतदाताओं में घोटाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट पर 33,000 मतदाताओं को फर्जी ढंग से शिफ्ट करके दूसरे राज्यों से लाकर या फर्जी मतदाता बनाकर उनका वोट डलवाने का काम किया है, और इस पे पोल खुल चुकी है। चुनाव आयोग का जो व्यवहार विपक्ष के नेताओं के साथ रहा है वह भी जग जाहिर है। मेरे ख्याल से आशीष जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। साक्ष्य आपने पेश किए, साक्ष्य मैंने सुने, पूरे देश ने सुने, सभी ने उस पर कई सारे लाइक्स भी आ रहे थे, कई सारे कमेंट भी आ रहे थे, क्योंकि मैं लगातार राहुल गांधी की वो PC देख रही थी। सर, अगर आपके पास साक्ष्य मौजूद है और अगर उसमें सत्यता है, क्योंकि साक्ष्य तो निर्मित भी किए जा सकते हैं, जिस तरह वोटर निर्मित किए जा सकते हैं तो वैसे साक्ष्य भी निर्मित किए जा सकते हैं। सर, किसी को डिफेम करने के लिए बहुत इजी टास्क है। अगर आपके साक्ष्यों में सच्चाई है, बुनियाद है, वो पुख्ता है, तो आप न्यायपालिका का रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसमें जो हम लोग हैं सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन सबसे पहले हमें ये अपील चुनाव आयोग में करनी पड़ेगी। इसे इलेक्शन पिटीशन बोलते हैं, और जिस इलेक्शन के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, केवल उस इलेक्शन का कार्यकाल पूरा होने तक ही वो मतदाता सूची की इलेक्शन पिटीशन में सुनवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग जानबूझकर विपक्ष की प्रत्येक याचिका पर जवाब और निर्णय देने के बजाय उसे 5 साल कौन सी याचिका सर, कौन सी याचिका? एक बार लूप रन कीजिएगा, विजुअल्स का जो लूप है वो रन कीजिएगा, स्क्रीन पर प्लीज। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी PCR के, बोलते रहिए सर आप, और उसमें लूप आएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है। सर, आपने कौन सा नोटिस दिया, कौन सा लेटर आपने लिखा है जो कि राहुल गांधी कह रहे थे? अगर उसके कुछ प्रिंट्स हैं तो आप हमारे साथ में साझा कीजिए, मुझे खुशी होगी बताते समय। तो एक तो वो जो लेटर्स हैं वो मेरे पास इस समय मौजूद है, लेकिन वो मोबाइल में है, उसमें समय लगेगा। लेकिन राहुल जी ने जो 1 घंटे है मेरे पास सर, मैं किसी और गेस्ट के पास जाऊंगी तो आप मुझे दिखा दीजिएगा प्लीज। और आप नहीं भी बोलेंगे, अगर आप इसी फोन से कनेक्टेड है, नहीं भी बोलेंगे तो आप जूम करके दिखा दीजिएगा, मुझे आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं जी। बोले सर। जो इलेक्शन पिटीशन यानी चुनाव आयोग में जो लिखित शिकायतें और जो प्रतिनिधिमंडल हमारे भेजे गए, चुनाव आयोग ने उनको सिरे से खारिज करने का काम किया, और आज हमने वो सब मतदाता सूची जो चुनाव आयोग से प्राप्त की और चुनाव आयोग से प्राप्त होने के बाद उसमें सारी गड़बड़ियां उनको दिखाने का काम किया। एक लोकसभा पर 33,000 फर्जी वोट हमने बिल्कुल नाम सहित निशान लगाकर इनको दे दिए। उसके मैं आपसे कह रही हूँ आशीष जी, शायद आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं सर। जिस देश के अंदर, मैं स्पष्ट बोल रही हूं और बहुत ही गिल्ट के साथ ये बात बोल रही हूं, कि जिस देश के अंदर आधार कार्ड जैसा विषय जब चुनाव आयोग खड़ा होकर के सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि आधार कार्ड सर फर्जी बन जाते हैं, तो क्या यहां पर साक्ष्य फर्जी बिल्डअप नहीं किए जा सकते किसी सियासी पार्टी को डिफेम करने के लिए? सर, फिर वो सियासी पार्टी आप होते तो मैं आपके लिए बोलती, आज वो हैं तो मैं उनके लिए बोल रही हूं। सर, ये बहुत इजी टास्क है। अगर आपके साक्ष्यों में मजबूती है, कॉन्क्रीट आपके पास साक्ष्य मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, तो क्यों नहीं आप एक वैधानिक मार्ग को अपनाते हैं? वैधानिक मार्ग ही अपनाया है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में ही की जा सकती है, और वो भी उस कार्यकाल के लिए जिसके लिए वो वोट बनी है जी। ये बिल्कुल वैधानिक मार्ग है। इसके अलावा सीधे कोर्ट में जाने पर कोर्ट आपसे कहेगा कि चुनाव आयोग गए या नहीं गए। इलेक्शन पिटीशन 5 साल बाद सुनवाई नहीं होती। आप इस बेसिक चीज को क्यों नहीं समझ रही है? ठीक है, दूसरी बात आपने कहा कि कोर्ट मैं ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगी, ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगी। ये बेसिक चीज जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, शायद वो समझ गए हूँ, वो इसको क्लेरिफाई कर पाए। सर, मेरा सवाल है कि अगर कांग्रेस के पास कॉन्क्रीट कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, प्रूफ्स मौजूद हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस वहाँ न्यायपालिका का रुख करती?
दूसरी तरफ कांग्रेस से मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, आशीष सैनी जी, वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि आप समझ नहीं पा रही, हमें पहले चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और का रुख करना पड़ेगा। लेटर दिखाने को कह रही हूँ तो कह रहे हैं लेटर मेरे फ़ोन में है लेकिन अभी मौजूद नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि लेटर है। चुनाव आयोग का लेटर पब्लिक डोमेन में है, कांग्रेस का लेटर फ़ोन में है। बीजेपी जवाब के नाम पर बेतुके बयान दे रही है, साक्ष्य उसने किसी भी तरह के पेश नहीं किए हैं। बहुत पिक्चर कंफ्यूजिंग है सर, बताएं। आप पूरे प्रकरण को, जो मैंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और जिस तरह के राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते रहे हैं, इनको समझिए। आज जो उन्होंने दिखाया, जो वोटर लिस्ट का उन्होंने जो गहन रिसर्च किया है, उस पे जिस पे काम किया है, उनके साथ जो पूरी रिसर्च की टीम है जिन्होंने काम किया है, राहुल गांधी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जरूर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। ये फैक्ट है और इवन चुनाव आयोग भी मानता है। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग नहीं कहता कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं, तो बिहार में नहीं तो एसआईआर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव आयोग ने भी अपने एसआईआर के बाद करीब 65 लाख वोटरों को डिलीट किया है वहां से। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कई बार लोग दो बार वोटर आई कार्ड बनवा लेते हैं। तो ये गड़बड़ियां तो चुनाव आयोग भी मानता है कि उसके वोटर लिस्ट में होती हैं। और जितने भी नाम दिखाए आज राहुल गांधी ने, संभव है कि उसमें कुछ लोगों ने माइग्रेट कर गया हो, दोबारा आके फिर से अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया हो। मकान नंबर का जो उन्होंने सवाल उठाया, तो गांव में तो मकान होता ही नहीं है। एक इमेजनरी वोट उन्होंने, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी जाते हैं, बीएलओ जो जाते हैं, वो एक इमेजनरी वोटर मकान नंबर डाल देते हैं। हो सकता है आज जो राहुल गांधी दिखा रहे थे कि एक कमरे में 100 वोटर का नाम कैसे हो सकता है। एक मकान में कोई मुस्लिम समुदाय से है, कोई हिंदू समुदाय से है, कोई अगड़ी जाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है। ये सब त्रुटियां हैं। क्योंकि हम जब अपना वोटर लिस्ट फॉर्म 6 भरते हैं या वोटर लिस्ट में जो अपना रिवीजन के लिए नाम डालते हैं, तो उसमें नाम, पता सब कुछ डालते हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट पब्लिश होता है उसमें मकान नंबर रहता है, उसमें पूरा पता नहीं रहता, हमारे वोटर आई कार्ड पे होता है। तो जो आज पूरा डिबेट हो रहा है वो वोटर जो कार्ड है उसको लेकर नहीं हो रहा है। वोटर लिस्ट में जो डिटेल छपता वो नहीं है, वोटर लिस्ट में जो चीजें छपती हैं, नाम रहता है, कंस्टिट्यूएंसी का नाम रहता है, या फिर मकान नंबर रहता है, या मेल फीमेल आयु जो लिखा रहता है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उन्हीं को राहुल गांधी और उनकी टीम ने उजागर किया है। और वो, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी इन त्रुटियों को भली भांति जानता है और वो मानता है कि वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ियां हैं। और बार बार चुनाव आयोग ने कई बार इशारा भी किया है कि क्यों ना इसको जो हमारा आधार है उससे लिंक किया जाए, ताकि इन गड़बड़ियों को कम किया जाए। जहां जहां डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड बने हुए हैं या जिनका निधन हो गया है, वो स्वतः डिलीट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर, हालांकि अभी चूंकि आधार के साथ एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट है, वो अलग तरह का एक हमारे लिए यूज़ होता है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, इसलिए उसको हमारी नागरिकता, जो हमारा वोटर कार्ड है या वोटर लिस्ट है, उससे नहीं जोड़ा गया। उसमें अभी वैधानिक कुछ चुनौतियां हैं जिसके कारण वो लिंक नहीं हो पा रहा है। स्वैच्छिक तौर पे चुनाव आयोग ने जरूर कहा है कि जो लोग भी अपना आधार लिंक कराना चाहते हैं अपने वोटर कार्ड से, आईडी से, उसे लिंक करा लें, लेकिन ये अभी कंपलसरी नहीं है। तो कई तरह की वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं। हमारा देश है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोटरों की संख्या रही हिंदुस्तान में करीब करीब 100 करोड़ रही है। तो 100 करोड़ का डेटा है और इस 100 करोड़ को डेटा को अभी चुनाव आयोग या पूरे हमारे देश में जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस तरह से उसको गणना की जाती है, जिस तरह से बीएलओ और जिस तरह के लोग जाके वोटर लिस्ट को रिवीजन करते हैं, उसमें कई तरह की खामियां हैं। चुनाव आयोग को उन पे काम करना चाहिए। राहुल गांधी के कुछ पॉइंट जरूर सही है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक आपने बनाया है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोग भी इसमें रिसर्च करके डुप्लीकेसी को, वोटर लिस्ट में जो माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग नहीं है उनको फाइंड आउट कर सकें। और ये चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन इसके आधार पर ये जो चुनाव, राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है या इतने लाख लोगों को यहाँ से वोट डलवा दिया गया या इस सीट पे मैनिपुलेट करके फर्जी वोटर जोड़े गए और एक कंस्टिट्यूएंसी से दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में जाके लोगों ने वोट डाला, ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है कि जिस तरह से चुनाव होते हैं, जिस तरह की तारीखें तय होती हैं, तो एक साथ 35-40 लाख हजार लोगों का एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ही दिन में वोट डाल के फिर दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में चले जाना, फिर वहां भी वोट डालना आसपास के इलाकों में, ये थोड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन इन सभी जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, उनकी जांच होनी चाहिए। समझना चाहती हूँ, राहुल गांधी अपनी पीसी के दौरान एक बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड कराता, क्यों नहीं सॉफ्ट कॉपी देता जो कि मशीन रीडेबल हो।
क्या इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है क्या? क्योंकि कागज़ों को संभाल कर रखने से ज़्यादा मेरे ख्याल से सहज है कि अगर उसको हम सॉफ्टली मेंटेन कर पाएँ, सॉफ्ट कॉपी उसकी मेंटेन कर पाएँ। देखिए, आजकल जिस तरह से डेटा की चोरी होती है, जिस तरह से डेटा का मिसयूज होता है, हम आधार के डेटा को लेकर इतने आरोप लगाते हैं, हमारे जो बैंक के डिटेल्स हैं वो चोरी हो जा रहे हैं, हमारे जितने तरह के भी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ कहाँ हमारी जो डेटा जाते हैं, हॉस्पिटल से, बैंकिंग सेक्टर से, टेलीफोन के डिपार्टमेंट से हमारे डेटा चोरी हो रहे हैं। तो इस तरह का अगर चुनाव आयोग के पास 100 करोड़ लोगों का जो डेटा है, जिसमें उनका नाम है, पता है, घर का पता है, उनके रिलीजन है, उनके बहुत सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन डेटा के आधार पे, तो चुनाव आयोग किसी उस एक डेटा को एक पेन ड्राइव में देकर किसी को सौंप दे और वो डेटा कहीं से कहीं चला जाए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा डेटा का चोरी हो जाएगा, कितने लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो डेटा की गोपनीयता बनाए रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है इस तरह का डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पार्टियों को नहीं उपलब्ध। राघवेंद्र जी के पास में जाऊंगे। राघवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, डेटा चोरी होना, अलग अलग बातें करना, सबसे पहले बात तो ये सामने आती है कि राहुल गांधी ने एटलीस्ट एक पीसी करी है। पीसी करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवाल लिए हैं, उन सवालों के जवाब दिए हैं और साक्ष्य भी पेश किए हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से हर बार आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के खंडन के लिए किसी तरह के साक्ष्यों का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो पहली बार राहुल गांधी ने किया है। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे आरोप व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी से इस विषय का क्या लेना देना है? अगर सर, आरोप तो आप पर ही लग रहा है, आरोप तो आप पर ही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लिए वोटों की चोरी की है। वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरीके से एक वास्ट मार्जिन के साथ में बीजेपी ने लीड किया वहां पर, और उसका जो मार्जिन था वो 1,64,000 के करीब था, जिनमें से 1,25,000 वोटों की चोरी हुई है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को डिफेम करना चाह रहे हैं? सर, अब मेरी बात होने दीजिए, बोलिए। आप अपनी बात करती, मेरी बात नहीं सुनती है। मैं सर आप ही की मैं मेरे साथ में पूरा देश आपकी सुनने के लिए बैठा हुआ है, बोलिए। इलेक्शन कमीशन हलफनामा मांग रहे, क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन कमीशन के बाद राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? आशीष जी, काउंटर है आपका। इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी? हम छप जाए 2 दिन। आप ही जब स्वीकार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से ही रास्ता निकलना है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब दीजिएगा सर। देखिए पूजा जी, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए सर, और डिबेट की शुरुआत में ही मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे, लेकिन कुछ सवाल तो आपसे भी बनते हैं, जो कुछ सवाल उनसे बनते हैं उनसे पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपसे बनते हैं सर, आपसे पूछे जाएंगे। इसमें इतना लाल पीला होने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा जी, जी सर, जो बात किसी के माध्यम से कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है। आशीष जी बोले। देखिए, इनसे एक सवाल पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं सर, पूछिए। कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सवाल राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर उठाया और नथुने भाजपा के लोग फुला रहे हैं। ऐसा क्या रिश्ता इनका चुनाव आयोग के साथ है कि इनको हमारी आपत्तियों से कष्ट भारतीय जनता पार्टी को है? इसलिए कि तमाम वोट जब एक ही नंबर की अनेक वोट मिली, जब बंगाल में जब इन्होंने वोट बनाने का काम किया, अरे राजेंद्र जी रुक जाइए, मुझे मालूम है आपके पास कोई सिलेबस नहीं है, रुक जाइए, आप कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत होइए, आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप तो केवल चोरी करवाने वाले लोगों में से हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर। थोड़ी सी भाषा का मर्यादा का ध्यान, पकड़े जाएंगे, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए सर। बोलते हमने बंगाल में जब वोट बनने का काम शुरू हुआ 20 महीने पहले, तो एक ही नंबर की कई वोट अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिली, तो पता लगा कि वो वोट जो अलग अलग राज्यों में नहीं है, तो चुनाव आयोग ने बड़े भोलेपन से कह दिया कि एक ही वोटर कार्ड नंबर पे अनेक वोट हो सकती है, जो कि तकनीकी रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी संभव ही नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही आधार नंबर अलग अलग लोगों को अलॉट कर दिया गया हो? वो संभव नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास मोबाइल नंबर है, सबके मोबाइल नंबर अलग अलग हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही मोबाइल नंबर 5 लोगों को दिया हो? तो चुनाव आयोग के जो कार्ड हैं
हमने उनकी लगभग गिनती करके बताई कि इन 4 राज्यों में आपके पास इतने कार्ड है जो एक साथ 2, 3, 4 मतदाताओं को लॉट किए हुए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमने ये कहा कि जब चुनाव होता है तो अचानक से वहां वोट पड़ते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वो वोट वहां से गायब हो जाती है। ये जो सारा खेल चल रहा है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ पकड़ में आना, उसके बाद आपका हरियाणा में हुआ, उसका कई लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि अचानक से वोट बढ़ी और अचानक से वोट गायब हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में लगभग ज्यादा दूर नहीं हुए, कुछ समय के बीच में ही हुए, लेकिन जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके परिणाम और लोकसभा के परिणाम में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर था। तो देखने में आया कि वोटर लिस्ट पे भी बहुत भारी अंतर देखने के लिए मिला है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज नए तरीके अपनाएगी तो हर रोज वो पकड़े भी जाएंगे। कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप, कितना लूट मचाएंगे, आपको सत्ता मिलने के बावजूद भी आप किसी काम के नहीं है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिएगा प्लीज सर। 2, 3, 4 इंजन के सत्ता मिलने के बाद भी काम के नहीं है राघवेंद्र जी। चुनाव आयोग का आपका दुरुपयोग दुरुपयोग कर चुके हैं। आज देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर अगर कमजोर हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी जो ये है आकर ऐसे बोलते जैसे इनका कुछ छिन गया हो। भारतीय जनता पार्टी हो, आप क्यों घबरा रहे हो? आपको घबराना चाहिए ना। आप जवाब मत सर राघवेंद्र जी एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट आपसे जो ये राघवेंद्र जी एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं हर बार ये बीजेपी के प्रवक्ता जो भी बैठते हैं कांग्रेस से तंग हो चुका है। ये लोग तो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के हरकतें करते हैं, देश इनको मतदान के माध्यम से दिखा देता है। ठीक है सर, देश मतदान के माध्यम से इनको आईना दिखा देता है, वो तमाम बातें ठीक है। करते थे मात्र 7% ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिएगा। राघवेंद्र जी मेरा आपसे सवाल क्या है वो समझिए। मेरा आपसे सवाल है और हर बार मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठते हैं उनसे मैं पूछती हूँ, सर क्वेश्चन अगर इलेक्शन कमीशन पर रेज हो रहा है, वोटों के रेड होने का क्वेश्चन है, वोटों के डिस्ट्रॉय होने का क्वेश्चन है, तो इस सवाल से बीजेपी को पेन क्यों नहीं होता है सर? वोटर के चेहरे पर तो लिखा नहीं हुआ है कि वो वोटर कांग्रेस का है या फिर वो वोटर बीजेपी का है, तो वोटर के पक्ष की अगर बात हो रही है तो पेन बीजेपी को क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं ये समझना चाहती हूँ। और आपके साथ एनडीए के तमाम सहयोगियों को भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सर? नहीं कर पाते हैं। बोलिए सर। मेरा सीधा सा कहना है, सीधे से एक लाइन की बात है, इलेक्शन कमीशन आपको बुला रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपसे हलफनामा मांग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर कोई समस्या है न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब तो कुछ करना नहीं है आपको। पीछे करके आशीष जी इस बात का जवाब तो सर देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं इससे। चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे? पहला सवाल चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे, दूसरा सवाल विधिक मार्ग क्यों नहीं अपना रहे? पहले तो आपका सवाल गलत है कि चुनाव आयोग नहीं जा रहे, हम लगातार चुनाव आयोग जा रहे हैं। सर कोई साक्ष्य नहीं पेश किया, कोई साक्ष्य नहीं है इसका, कोई साक्ष्य नहीं है। ये तो आप बंद करके बैठी हैं, आपको मालूम नहीं है कितने डेलीगेशन कितने पत्रों की लिस्ट है। सर आपके सांसदों का, आपके 11 सांसदों का एक डेलीगेशन शिकायतें कर चुके हैं। मिड ऑफ जून इलेक्शन कमीशन गया था और उसने महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के बातचीत इलेक्शन कमीशन से की थी। मेरे जहन में जो जानकारी है वो मैं साझा कर रही हूँ नेशनल टेलीविजन पे। तो आपके 11 सदस्यों का एक दल गया था, उसने लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को एक नोटिस इशू किया था, जिसमें वो 5 जवाब हैं, 3 से 4 जवाब हैं, जिनका जिक्र अभी मैं ग्राफिक्स के जरिए कर चुकी हूं। चौथा ग्राफिक्स एक बार स्क्रीन पर आप प्ले भी कर दीजिएगा। वो सवाल का जवाब कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? उसके बाद आप सीधे जो है आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन पर। सर अगर आपने इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, तो फिर आप जवाब का जवाब दीजिए ना सर, आपत्ति कहां है? चुनाव आयोग से जब हमने ये पूछा कि ये 2 मतदाता एक वोटर नंबर, 2 वोटर कार्ड नंबर, 2 या उससे अधिक मतदाताओं को क्यों मिला है, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिला है, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बिहेव करता है।
जब वो प्रेस वार्ता में आते हैं तो सवालों के जवाब देने के बजाय मुशायरा शुरू कर देते हैं, घटनाएं सुनाने से कर देते हैं, शेरो शायरी करना शुरू कर देते हैं, जवाब कहाँ दे रहे। तो समस्या यही तो है कि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक बिहेवियर प्रदर्शित नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के व्यवहार में संविधान समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग ओम प्रकाश जी के पास में जाऊंगे। ओम प्रकाश जी, हमारे क्या ये पॉसिबिलिटी है कि चुनाव आयोग किसी पर्टिकुलर पार्टी को जवाब दे ही ना, एंटरटेन करे ही ना? देखिए, चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे जो मुलाकात, उनसे सबूत मांगा था कि आप सबूत दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। आज राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जो सवाल कहा गया कि क्या ये जो दस्तावेज है जो आप जिस तरह के सबूत लेकर आए हैं, क्या आप चुनाव आयोग को देंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने देश के सामने रखा है, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मैंने देश के सामने रखा है, युवाओं के सामने रखा है, वोटरों के सामने रखना है, उनको तय करना है। तो उस पर ये भी सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग इस पर अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो बोला कि कार्रवाई करे ना, मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले, मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना कराए। ये पब्लिक यानी कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि इन सबूतों के साथ में चुनाव आयोग नहीं दे रहे हैं। जी, उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग नहीं जाऊंगा मैं, मैंने देश के सामने प्रेजेंट कर दिया। आशीष जी, इसको क्या कहेंगे सर आप? आपके नेता कह रहे हैं मैं चुनाव आयोग नहीं जाऊंगा, मैंने तो देश के सामने प्रेजेंट कर दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव आयोग नहीं जाऊंगा। इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग हम जा चुके हैं। ये डाटा जो मिला है ये चुनाव आयोग ने दिया है। जब चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट दी है तो क्या चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि इसमें एक एक आदमी के नाम, उनके पिता के नाम और ये सब कितनी चीजें आ रखी हैं? ये सैकड़ों चीज हम उन्हें बार बार बता चुके हैं। ये सब कहना कि हम चुनाव आयोग नहीं गए, पहले तो आप इस भ्रम को इस चर्चा से समाप्त कीजिए। 1000 बार गए हैं, चुनाव आयोग ने हमारी किसी बात पर संज्ञान नहीं लिया। राघवेंद्र जी, मजबूरी है कि सर आपकी सरकार होते हुए एक बॉडी, एक संवैधानिक संस्था किसी नेशनल पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रही है, किसी नेशनल पार्टी को उसके जवाब नहीं दे रही, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं। सर ये तो फिर क्वेश्चन है, सरकार पर ही क्वेश्चन है कि अगर आपके होते हुए एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है, वो एंटरटेन ही नहीं कर रही है एक पर्टिकुलर पार्टी को, आप जो पूछेंगे जवाब मिलेगा, वो जो पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबिलिटीज है। हालांकि वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ में ओम प्रकाश जी जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, राहुल गांधी खुद ही मना कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? यही बात सही है। वास्तविकता ये है, देश जानता है, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं पीसी में, इसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं है। भाई हर समस्या के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाती है। ये जानता है तो देश को तो बता रहे हैं, बनाने के प्रयास करें तो हमें लग रहा है ये अनुचित है। भाई आपको बुलाया जाता है, आप जाते नहीं हो, आपको हलफनामा देने, राघवेंद्र जी को और आशीष जी को स्क्रीन पे लाएगा, सिर्फ उन दोनों को ही लाएगा। राघवेंद्र जी बोलते रहिए। देने को कहा जाता है, आप देते नहीं हो, आप क्या चाहते हो? भाई इससे थोड़ी ना कोई काम चलता है। चलिए मान लेते हैं चुनाव आयोग नहीं, मुझे आप राघवेंद्र जी ये बताइए कि एक वोटर नंबर की कितने वोट हो सकती है, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट कितने वोट हैं? आप तो राष्ट्रीय पार्टी है, जरा बताइए ना आपने अपने डेटा में क्या सिलेक्ट किया है? मानता है वो देने का पड़ेगा। इतना बताइए कि आपने जब वोटर देखी तो उसमें ये पाया या नहीं पाया? आप बताइए ना, अचानक महाराष्ट्र में एक एक विधानसभा में कई हजार वोट कैसे बढ़ रहे हैं, समाप्ति कैसे घट जा रहे हैं, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, जांच करने का मुद्दा है। कोई आधार नहीं है, मैं सफेद झूठ बोल रहा हूँ। वास्तविकता ये अगर आप हलफनामा दे देते हैं, ये कि कुछ सुनना नहीं है, वो एक मैसेज भेजा गया है कि अपने अपने बोलते रहिए। यही का हाल चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के अधिकारी जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला नहीं लिया, वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं। ये हालात चुनाव आयोग के देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग की ये स्थिति सबसे अधिक भयावह है। आज देश में लोगों का विश्वास अगर चुनाव आयोग से उठाए, लोग चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये लोग जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आपके देश में प्रदेश में सरकारें हैं, तो क्या आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि एक ही नंबर के अनेक मतदाता खाते आ गए, ये वोटर लिस्ट कहाँ से सप्लीमेंट्री जो गई है, सप्लीमेंट्री वोट पार्टी को हटा रही है, कहाँ ये मतदाता आज हरियाणा में काम कर रहे हैं, यही मतदाता आपके महाराष्ट्र में दिखाई देंगे, यही बिहार में दिखेंगे। और आपने बिहार में चुनाव आयोग को जो गृह मंत्रालय का काम दिया है, किस आधार पर दिया, और आपने आधार कार्ड को कैंसिल कैसे कर दिया? आपने कहा कि बिहार चुनाव में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, ये अधिकार ठीक है। राघवेंद्र जी और आशीष जी, आप मेरे ख्याल से आप दोनों इसी तरह से लड़ते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। ओम प्रकाश जी के पास में जाऊंगी। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ,
वोटर लिस्ट रिवीजन कोई नया नहीं है देश के अंदर। वोटर लिस्ट रिवीजन पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है। मेरे पास पूरी तादाद है कि कब कब हुआ। 92 से लेकर के 56 तक हुआ, 1992 से 56 तक हुआ। स्वतंत्र भारत में नई सूची बनाने के लिए हुआ था। फिर उसके बाद 57, 61, 65, 66 इतने सालों तक चलता रहा। 83, 84, 87, 89 तक चलता रहा। फिर 92, 93, 95 में भी वोटर रिफॉर्म हुआ। फिर इसके बाद 2002, 3, 4 में भी वोटर SIR किया गया, वोटर लिस्ट SIR किया गया। ये नया नहीं है, लेकिन मुद्दा ये कि हर बार जब भी SIR किया गया वर्षों का समय लिया गया, 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या ये पूरा का पूरा प्रकरण या पूरी की पूरी कहानी सिर्फ जल्दबाजी की है? क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि जो वोटर रिफॉर्म है वो हम वहाँ पर भी लागू करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं वो रिवील होने शुरू हो चुके हैं। क्या ये सारा खेल जल्दबाजी का है? आशीष जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। देखिए, इसको जल्दबाजी नहीं कहेंगे। देखिए, तकनीक बदल गई है। पहले क्या होता था, सब ये काम मैनुअली करना पड़ता था। BLO जाके फॉर्म मैनुअली भरना होता था, आपको सारे डॉक्यूमेंट मैनुअली होते थे, फिर उनकी जांच होती थी। सर लेकिन सवाल यहाँ पर वही सवाल रह गया, फिर से रह गया सर, कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक वे में फिलअप करवा रहा है तो वो आंकड़ा इलेक्ट्रॉनिक वे में देने में उसको क्या आपत्ति है? देखिए, 7 फीट का एक बंडल आपने पकड़ा दिया एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को, जिसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है, प्लस उसे स्कैन करना, उसमें बाउंड्रीज है, उसको स्कैन करना उतना मुश्किल है। देखिए, क्लैरिफिकेशन नहीं है जी। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वही है कि जो चुनाव आयोग की जो गोपनीयता बनाए रखने की जो कंडीशंस हैं, हमारे वोटर लिस्ट बनने की जो गोपनीयता है, वोटर लिस्ट में क्या प्रकाशित करना है, किस तरह का डिटेल लिए जाते हैं, क्या वोटर लिस्ट में प्रकाशित करना है, वोटर आई कार्ड में क्या प्रकाशित करना है, ये सब गोपनीयता बनाए रखने के लिए ही ये डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि संभव है कि बाद में उस डेटा का मिसयूज हो सकता है, वो डेटा लीक हो सकता है, वो डेटा चोरी हो सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा को गवर्नमेंट कभी भी कहीं नहीं देती है। आप अपना जाइए, लॉगिन है, पासवर्ड है, उस लॉगिन पासवर्ड से चेक कीजिए, वहां पे जाइए, आपको अपना डिटेल मिलता है। लेकिन हम अब किसी पूरे देश का डेटा मुझे क्यों चाहिए? पूरे देश का डेटा तो तब चाहिए ना कि जब आपको रिटन फॉर्म में है, आपके पास वो हार्ड कॉपी में, आप देख लीजिए, मिलाइए। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा तो संभावना है कि उसका मिसयूज हो। उसके बाद रिवीजन की आपने बात की सर। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा। दूसरा सवाल ये कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब केंद्र सरकार जब कांग्रेस की रही हो तब बीजेपी ने ईवीएम को लेकर के हो हल्ला नहीं किया हो, क्योंकि मुझे याद आता है कि नरसिम्हा जो थे एक प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने एक किताब भी ईवीएम पर लिखी थी और बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी उस समय पर हो गया था। लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत लंबा विरोध प्रदर्शन चलाया ईवीएम को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन ईवीएम को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता को लेकर के नहीं हुए। लेकिन उस टाइम पर क्या इलेक्शन कमीशन इसी तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी को एंटरटेन करता था, एक को नहीं करता था? क्या उस समय जवाब नहीं आते थे? क्या जिस तरीके के आरोप आज कांग्रेस लगाने लग गई है? देखिए, आज भी इस तरह के सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछे गए। ईवीएम को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आज नहीं कहा कि ईवीएम को लेकर मेरी कोई आपत्ति, क्योंकि सवाल उसके साथ जुड़ा हुआ था कि जहां आप जीतते हैं वहां पे आपको ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां के वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां आप हार जाते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इस दौरान सर उन्होंने एक सवाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले जब पेपर और इंक के थ्रू वोट पड़ते थे तो चुनाव एक दिन में हो जाता था और हर जगह पर हो जाता था, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फेजेस में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये भी सवाल उन्होंने रेज किया है। देखिए, जितना बड़ा डेटा है, जितना बड़ा फैसिलिटी, जितने बड़े लोगों को वोट दिलवाना है, आज हमारे चुनाव आयोग का मकसद बदल गया है। हर वोटर वोट दे, ये कोशिश होती है चुनाव आयोग की। ठीक है, हम अभी 60, 65, 70, कहीं 80% तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे पूरे चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक एक नागरिक का पार्टिसिपेशन हो। ये हम कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग जो है लोगों की सुविधा के लिए वो फेजेज में कराता है, ताकि वहाँ पे नागरिक सुविधाएं जो वोटर को
मिलनी चाहिए वो सुविधाएं, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे मतदान केंद्रों पर जिस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे आने जाने की जो सुविधा है, हमारे जो वोट कराने में जो कर्मी लगे रहते हैं उनके आने जाने की सुविधा हो, इन सबों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग डेट तय करता है, पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन होता है, उसके बाद ही ये तारीखें और फेजेस तय होते हैं। ठीक है, ठीक है। आशीष जी आपके पास आऊंगी, आप फिंगर रेज कर रहे थे, आपको कुछ बोलना था, अपनी बात आप साझा करें। देखिए, अभी जो हमारे बात की कि चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कह दिया कि मतलब इन्होंने बड़ी आसानी से बता दिया कि चुनाव आयोग लेट इसलिए करा रहा है ताकि हर मतदाता का वोट चले। जब एक बात कही जाती है कि जिस समय जब बैलेट से चुनाव हुआ करते थे तब वो चुनाव जल्दी होते थे, कम समय में होते थे, अब लेट। लेकिन सर उस समय पोलिंग बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी तो आती थी सर, उसको आप कैसे डिनाई करोगे? मैं कह रहा हूँ कि बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती थी तो ही चुनाव सुधार लगातार चलते थे। लोकतंत्र में कोई भी प्रक्रिया 100% अगर परफेक्ट नहीं है तो ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? मेरे मानने से क्या होता है, पूरा देश मानता है। पहले जब चुनाव में जो गड़बड़ियां थी अब उनको ठीक किया गया, दूसरी गड़बड़ियां आई तो उनको ठीक किया गया। अब पहले ईवीएम में गड़बड़ी थी, वो उस पर सवाल उठाए तो इन्होंने फर्जी वोटरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, नकली वोट बनानी शुरू कर दी, चुनाव समाप्त होती है वो वोट गायब हो जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसी पर तो सवाल उठा, बयान अपना मिक्स कर दिया आपने सर। ये चोरी करने के तरीके बदल रहे हैं, हम चोरी करने के तरीकों पर और अधिक मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो फर्क है, यही तो बात हम कर रहे हैं आज। लेकिन फर्क क्या आ गया है, पहले चुनाव आयोग पर सवाल करते थे तो जवाब चुनाव आयोग देता था, आज चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं तो चुनाव आयोग शायरी सुनाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। राघवेंद्र जी काउंटर है आपका। आवाज नहीं आ रही है। आज चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब बीजेपी देती है, चुनाव आयोग शायरी करता है, ये कह रहे हैं आशीष जी। बीजेपी जवाब नहीं देती है, चुनाव आयोग इनसे प्रश्न पूछ रहा है, उसके लिए दाएं बाएं भागते हैं। नहीं तो शायरी आपने सुनी नहीं, उन्होंने शायरी सुनी नहीं, जब चुनाव आयोग वो करता है तो शायरी सुनाते हैं। नहीं, वो शायरी क्यों सुनाते हैं बताइए ना। न कर पाए या तो आपको शायरी अच्छी लगती है तो आप इसको सुन लेते हैं, तो आपने पूरे हिंदुस्तान की शायरी बना रखी है, नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव से पत्राचार नहीं करते हैं। वास्तविकता ये है, ये चाहते हैं तो देश में मतदान के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से देश में मतदान शुरू हो जाए, जैसे ये लोग पहले घपले घोटाले करते थे, फिर देश में वही शुरू हो जाए। लंबे समय तक तो इसी प्रकार से देश की जनता को बेवकूफ बनाते। पुराना बैंड मत बजाइए। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया, आपने आपत्ति लगाई, आपने ईवीएम को नोट किया, इसका मतलब ये नहीं क्यों लाएंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एलन मस्क सब बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। आपने गड़बड़ को पकड़ा तो आपने वोटर लिस्ट किसी का जवाब नहीं देती है, बनाकर घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी एक बहुत सीधा सा सवाल है मेरा आपसे। राघवेंद्र जी एक बहुत सीधा सा सवाल है, वो सवाल मेरा ये है कि आज आपने राहुल गांधी की अगर पूरी पीसी देखी हो, उस पीसी के बाद बीजेपी की सामूहिक प्रतिक्रिया क्या है सर? जो प्रक्रिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, अगर इनको किसी प्रकार की समस्या है इलेक्शन कमीशन से, मैं कोई इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी देश के नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, उनको समस्या कोई है तो उनको हलफनामे के माध्यम से। लेकिन मैं मेरे जहन में राघवेंद्र जी एक बात क्लियर नहीं होती है कि अगर सवाल बार बार वोटर लिस्ट को लेकर के है, समझिएगा सर, बात अगर मतदान को लेकर के है, आप भी इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो वोटर्स के लिए करते हैं, ये भी इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वोटर्स के लिए करते हैं, हर कोई वोट के लिए तो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है, और सवाल अगर वोटर लिस्ट को लेकर के है तो आपत्ति बीजेपी को क्यों नहीं है, या बीजेपी के सहयोगियों को क्यों नहीं है सर? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, बीजेपी से खासकर चाहिए सर। ये बेसिरपार की बातें करने वाला व्यक्ति है, किसी को लेकर के बेसिरपार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप ये मान रहे हैं ना सर कि चुनाव आयोग परफेक्ट है, चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज किया वो परफेक्ट है, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी के विषय में कह रहा हूँ। चुनाव आयोग जो डेटा के जिन्हें समस्या हो, मुझे समस्या नहीं है। मुझे जो ये आरोप लगा रहे, मैं कहता हूँ बादशाह आरोप है, ये सिर्फ के आरोप है।
भाई अगर आपको समस्या है तो आप क्या चुनाव भारतीय आयोग जनता पार्टी को लेके क्या जाता है? राहुल गांधी भी जाता है। नहीं दे रहा है। ठीक है आशीष जी, राहुल गांधी भी जानते आशीष जी हैं। काउंटर है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का चुनाव आयोग फर्जी मतदाता सूची बनाकर भाजपा के लिए मतदान करा रहा है, तो आपत्ति इनको क्यों होगी? आपत्ति तो हमें होनी चाहिए। और सर मुझे कांग्रेस ये बताए सर मुझे कांग्रेस ये बताए कि कांग्रेस को ये बात कैसे पता चल रही है कि जो वोटर्स वहां पर इंक्रीज हो रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी के लिए इंक्रीज हो रहे हैं सर, या जो वोटर कट रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के लिए कट रहे हैं? बहुत सही सवाल पूछा आपने और मैं चाहूंगा कि मुझे आप 20 सेकंड दें, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं 30 सेकंड दे रही हूं सर, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो मतदान हमें कांग्रेस के पक्ष में हुआ और बीजेपी के पक्ष में हुआ, उस मतदान को रिकॉर्ड पे रखेंगे, और लोकसभा में हुआ तो दोनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और उसमें 40-40, 35-35, 15-15 हजार वोट नए बने हैं, और वो वोट सप्लीमेंट्री वोट बने, वोटर लिस्ट में जुड़े, और चुनाव खत्म होते ही वो सारे वोटर ट्रांसफर हो गए। हमने एक एक वोटरों का करीब कई लाख मतदाताओं की लिस्ट इनको चुनाव आयोग को सौंपी। चुनाव आयोग ने उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। नंबर ठीक 1 है बात। आशीष जी ये डेटा लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे? ये डेटा लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे? चुनाव आयोग तो कर बैठा है, हरण कर रहा है। चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये आप यहाँ पर बोल रहे हैं सर। मेरा क्वेश्चन है चुनाव आयोग के पास जाएंगे? मेरा क्वेश्चन है सर चुनाव आयोग के पास जाएंगे? नोटिस से डराने की कोशिश करता रहा, कांग्रेस ने कहा नहीं, हम देश के मतदाताओं के रिकॉर्ड पर गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ये हम बिल्कुल सामने आकर इनकी छाती पर बैठकर करेंगे कि इन्होंने फर्जी मतदाता क्यों बनाए। सर इनकी छाती छोड़ दीजिए, आप चुनाव आयोग की पकड़ लीजिए। चुनाव आयोग को डेटा देंगे या नहीं देंगे वो बताइए मुझे। चुनाव आयोग ने ही ये डेटा हमें दिया है, हमें चुनाव आयोग को थोड़ी देना है वापस। चुनाव आयोग को हमने मार्क करके दिया कि ये वोटर फर्जी है। ओम प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस चर्चा का लबोलुभाव आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी ने पीसी करी, बीजेपी का अपना वर्डिक्ट है, कांग्रेस का अपना वर्डिक्ट है, और एक लाइन मुझे याद आती है, वो लाइन मैं एंडिंग के समय बोलूंगी, लेकिन फिलहाल आप लबोलुभाव बताइए। देखिए जो पूरी चर्चा हो रही है वोटर लिस्ट को लेकर है, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर है, या वोटरों के ट्रांसफ़र और उनके फेक आईडी बनाने को लेकर है, या फर्जी मतदाता बनाने की बात है, तो एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के पास महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, हरियाणा का एग्जाम्पल है, तो बीजेपी कह रही है कि यूपी में क्या हो गया, यूपी में वो डेटा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो सवाल डेटा के फिल्टरिंग पे है, डेटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पे है। कहते हैं ना ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, वो वाली चल रही है लुका छुपी विपक्ष और सत्ता पक्ष में, अलग अलग डेटा से लोगों को एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि यूपी इतना बड़ा बीजेपी का गढ़ था, वहाँ पे उस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ सबको पता है, बीजेपी वहाँ पे बुरी तरह हारी। तो अगर डेटा का मैनिपुलेशन इस तरह से हो रहा था तो क्या बीजेपी को यूपी में नहीं कर सकती थी वो, अगर उसने महाराष्ट्र में किया या कर्नाटक में किया? तो कई इस तरह के सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आशीष जी जवाब देंगे सर, बोलिए। देखिए यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इनकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, इसलिए यूपी में इन्होंने इन हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया। महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के इस्तेमाल करके ये वहां इस्तेमाल कर रहे थे फर्जी मतदाताओं को दूसरे राज्यों से लेकर वहां ले जाने का, जो करोड़ों रुपए का। राघवेंद्र जी लास्ट वर्डिक्ट रहेगा आपका सर, इसके बाद मैं क्लोज करूंगी। लास्ट वर्डिक्ट रहेगा आपका। यूपी में राजनीतिक लड़ाई योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी चल रही है, इस वजह से आपने अपने जौहर, अपनी कला, अपनी क्षमता वहां पर नहीं दिखाई और बाकी राज्यों में दिखाई है। नहीं, ये तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी क्षमता के माध्यम से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता समाप्त हो चुकी है, वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, लास्ट है, वर्डिक्ट दे लेने दीजिए, लास्ट है सर। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ कहीं कोई इस प्रकार की लड़ाई नहीं होती है, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीतते हैं, हम लोग परिवारवादी पार्टियां नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक लाइन बार बार जहन में आती है, वो लाइन कहती ये है कि तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला लुटा कैसे। और ये लाइन मेरे ख्याल से सभी पर फिट बैठती है, फिर चाहे वो चुनाव आयोग हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे बीजेपी हो। सवाल कई लोगों से है। चुनाव आयोग से सवाल है कि मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं देती, चुनाव आयोग उन सवालों को अटेंड क्यों नहीं करती जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों नहीं करता, माफ़ कीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल है कि कांग्रेस के पास अगर साक्ष्य मजबूत हैं,
सुरक्षित हैं, वो साक्ष्य पेश कर रहे हैं, तो इसको लेकर के वो विधिक प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करते। बीजेपी से सवाल है और तमाम एनडीए खेमे से सवाल है कि बात जब वोट की हो रही है, वोट की चोट की हो रही है, जिसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग आप भी करते हैं, कांग्रेस भी करती है, सपा भी करती है और अन्य राजनीतिक दल भी करते हैं, तो जब बात वोटों की चोरी की हो रही है, साक्ष्य के साथ हो रही है, तो तकलीफ आपको क्यों नहीं हो रही है। तो इसीलिए इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफिला लुटा कैसे। अब कौन बताएगा, कौन नजरअंदाज कर जाएगा, ये देखने वाली बात। लेकिन आप फोकस किए रहिएगा, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं। आप ही तय करेंगे कि नाव का रुख किधर होना है, समंदर से पार हो जाएगी या बीच मझधार में डूब जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच कड़वा हो, ताकतवर हो, ना हो तो भी बहुत ज़रूरी होता है।